हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, झबराहट होंगे, जिंदाबाद होंगे। ओके की रिपोर्ट है। बहुत बढ़िया तरीके से क्लास के अंदर तैयारी पकड़ के बैठे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चला रहे होंगे। लव यू एवरीवन भाई, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से टाइम पे आ जाओ। इतने मैं आपके लिए कोई सुंदर सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी हाल फिलहाल हम कर लेते हैं, इट इज ग्रीन 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 कलर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका, जिसका लेक्चर नंबर 5 आपके सामने पेश किया जा रहा है। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम कॉस्ट वाला पोर्शन। यस गाइस, कॉस्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। आप देख पाओगे कि आज आपको क्या कराने वाला हूं। तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूं। मजा आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ के, मजा आएगा। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा है स्टार्ट करने का। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं दोस्त, है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब जब कहीं पर लिखा है कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब समझो बिजनेस का खर्चा। बिजनेस का खर्चा ही कॉस्ट कहलाता है। आप मेरी बात समझना जरा, कुछ वर्ड्स के अंदर डिफरेंस की बात करेंगे। एक समोसे वाला है, समोसे वाले भैया, इन्होंने समोसे की 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करी और 100 समोसे को बनाने के लिए इन्होंने जो पैसा खर्च किया वो था 700। लेकिन 100 समोसे को इन्होंने बेचा कितने रुपए का, सेल कितने रुपए की दोस्त, इन्होंने 10 रुपए का एक समोसा बेच दिया तो 1000 रुपए इनकी सेल है। जो सेल होती है इसको बोलते हैं रेवेन्यू। जो पैसा एक कंपनी खर्च करती है इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कॉस्ट। तो काफी सारे पैसे खर्च करती है कंपनी, काफी सारे पैसे खर्च करती है, बिल्कुल करती है। कंपनी क्या क्या पैसा खर्च करती है इसको एक बार इमेजिन करेंगे दोस्त, तो कॉस्ट की थोड़ी एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट होगी। आपको बताए, कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। आपकी फैक्ट्री है, किसी भी फैक्ट्री को अज्यूम कर रहे हो, कंपनी को रॉ मटेरियल के अलावा एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी पड़ती है। मोटा मोटा माल कई बार पे करना पड़ता है। बिजली का बिल, पानी का बिल देखकर कई बार दिमाग खराब हो जाता है जब बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्त, मैं प्यार से ये कह सकता हूं कि कॉस्ट का कोई मुझसे मतलब पूछे तो इट रेफर्स टू द मनी एक्सपेंडिचर incurred इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो सारे पैसे को मैं कॉस्ट बोलता हूं। जब मैं बोल रहा हूं पैसा खर्च हो रहा है तो यानी मैं बात कर रहा हूं कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि कॉस्ट कंपनी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। क्या है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि पैसों की बात हो रही है, कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करके कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया निशान डोगरा भाई। ठीक है, तो हम यहां पर डिसाइड करते हैं बेसिकली कि कितना कितना पैसा कमोडिटी को बनाने में खर्च हो रहा है और उस पैसे की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, इस पैसे को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है ये चीज। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको पढ़नी है, बहुत सारी टाइप ऑफ कॉस्ट राज्य आप पढ़ोगे। कॉस्ट में तुम्हें खर्चा अगर पता लग जाए तो तुम देखते हो कि रेंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, मशीन भी डेप्रिशिएट हो जाती है, लाइसेंस भी लेना पड़ता है, कई बार सैलरी भी देनी पड़ती है, टेलीफोन का बिल भी होता है, रॉ मटेरियल खरीदना है, टैक्स भी देना है। ठीक है, और बहुत सारे खर्चे हैं। चलो ये तो छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, इन सबको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको कुछ क्लिक तो कर गया होगा कि हाँ भाई, प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस में खर्चा होता है, उस खर्चे को बोलते हैं हम कॉस्ट। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब दोस्त, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर इतनी सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट गिवन है। अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सो मेनी कॉस्ट। सारी धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, किसी भी पेज पे आईसीआई मॉड्यूल में अभी थोड़ी देर के लिए कहीं मत जाओ, सिर्फ ये देखो मैं बोल क्या रहा हूं, सिर्फ मेरी लैंग्वेज देखो। राज्य मेरी लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे।
आप प्यार से कॉन्सेप्ट को समझते चले जाओगे, आपको मजा भी आ जाएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज की क्लास में प्रिया के बारे में। प्रिया इज वेरी टैलेंटेड। तुम जानते नहीं हो प्रिया को, लेकिन शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। प्रिया ने एक बिजनेस ओपन किया दोस्त, प्रिया ने एक बिजनेस ओपन किया। उस बिजनेस के अंदर इसने खर्चे करने स्टार्ट किए। ठीक है, आप सभी खर्चों के बारे में अगर बात करो, क्या क्या खर्चा भैया, इसने रॉ मटेरियल खरीदा 10 रुपए का, एम्प्लॉइज की सैलरी भी दी 10 रुपए की, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, असलियत में मत मानना। रेंट, इंटरेस्ट, वेज, ऐसे बहुत सारे खर्च कर दिए 10 रुपए के। ठीक है, और बहुत सारे इसने मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए, मिसलेनियस मान लो 10 रुपए के। टोटल प्रिया कितना रुपया खर्च कर चुकी है? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। 40 रुपए प्रिया खर्चा कर चुकी है। बताओ, अकाउंट्स के तुम स्टूडेंट हो, जो ये खर्चा होता है अकाउंट्स में इसको ऐड करते हो नहीं करते हो? अकाउंटेंसी में एंट्री मारते हो नहीं मारते हो? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो नहीं करते हो? करते हो ना? तुम इस जो खर्चा हो रहा है, तुम फटाक से इस खर्चे को अकाउंट्स में ऐड कर दोगे राजे। लेकिन प्रिया के साथ एक कहानी है। एक्चुअली ये प्रिया पहले जॉब करती थी, जॉब करके ये 100 रुपया अर्न करती थी। अब ये इस धंधे में आई है तो ये अपना बिजनेस ओपन करके काम कर रही है, तो अब इसकी ये अर्निंग खत्म हो गई। बताओ मुझे कि इस धंधे को स्टार्ट करने के लिए इसने कितना पैसा सेक्रीफाइस किया? इसने 100 रुपया अपना सेक्रीफाइस कर दिया, 100 रुपया अपना सेक्रीफाइस कर दिया। अब जब तुम अकाउंट्स में एंट्री मारोगे, इसकी कहीं एंट्री लगती है? इसकी कहीं एंट्री लगती है क्या? इसकी कहीं एंट्री नहीं लगती, इस पैसे की कहीं एंट्री नहीं लगती। ये मन ही मन के अंदर कूद रहा होता, यार मैंने 100 रुपए की अर्निंग छोड़कर ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो राजे, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो पैसा है जो प्रिया कमा रही थी, अब नहीं कमा रही। तो आप बोल सकते हो कि बिजनेस में आने के लिए इसने ये 100 रुपए अपने जीरो कर दिए, यानी प्रिया के तो ये 100 रुपए भी खर्च हुए हैं, क्योंकि अर्न कर रही थी अब नहीं कर रही। तो ये खर्चा भी खर्चा ही होता है, ये खर्चा भी खर्चा ही होता है। तो राजे, अकाउंटेंसी बोलती है कि हम ऐसे वाले खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसे वालों को कर लेंगे। तो इस पैसे को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट है। इस पैसे को तुम प्यार से आउटले कॉस्ट भी बोल दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। ये आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, जो सच में एक्सपेंडिचर आप उसको कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो ये वाली कॉस्ट है ना, इसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है, मतलब जिसका तुम्हें सिर्फ मलाल होता है, ये पैसे तुम्हारे चले गए, तुमने असलियत में खर्च नहीं करे, ये सिर्फ था, हाँ यार तुम मिस कर गए। और थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। एक्चुअली प्रिया ने जो ये फैक्ट्री खोली है, ऐसी आती है मुझे तो, ये जो फैक्ट्री प्रिया ने खोली है बिजनेस के लिए, एक फैक्ट्री भी खोली है भाई। ये फैक्ट्री प्रिया ने अपने खुद के घर में खोल दी। ये घर की कहानी सुनो। प्रिया ने पहले ये घर रेंट पे दिया हुआ था और 15 रुपए का रेंट ले रही थी। प्रिया ने ये घर पहले रेंट पे दिया हुआ था, अब इसने रेंट छोड़ दिया, खत्म कर दिया भैया, उन बंदों को लेकर आ गई, मतलब जो रह रहे थे यहां पर सबको भेज दिया, फैक्ट्री खोल दी यहां पे। तो अपने घर में फैक्ट्री खोल दी, इसका जो रेंट है वो अब दे ही नहीं रही है, स्टोरी चेंज कर दी हमने। ठीक है, हाँ नारायणी बिल्कुल सही बोल रही हो। ठीक है, मिसलेनियस का मतलब छोटे मोटे खर्चे सौम्या। ठीक है, अब अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो गए, अगर तुमने मिसलेनियस का मतलब पूछा है तो सोचो, अब मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, घर के अंदर फैक्ट्री खोल दिया, घर के अंदर फैक्ट्री खोल दी, तो अब ये रेंट पे नहीं कर रही है, लेकिन क्या रेंट का इसको आइडिया नहीं लगाना चाहिए? एक अच्छी बिजनेस डिसीजन लेने के लिए प्रिया को यह भी आइडिया लगाना चाहिए कि अगर इस फैक्ट्री के अंदर इसके अकाउंटिंग कॉस्ट
कौन सी कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट, जो इसने अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं। मान लो वो 90 रुपए है और राजे रेंट 15 था, तो क्या उसको 15 का आइडिया नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए भाई, लगाना चाहिए। जो ये अकाउंटिंग कॉस्ट होती है ना, इसका अच्छा एक नाम और है, इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल देते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब देखो जी, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं। मान लो, अब एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, पुराने वाला एग्जांपल गया तेल लेने, प्रिया की बात हो रही है, प्रिया समोसे बेच रही है, हलवाई बन गई। प्रिया क्या बन गई? हलवाई बन गई। प्रिया ने सेल्स की, सेल्स का मतलब रेवेन्यू होता है, टोटल मिलाकर कितने की सेल्स की? प्रिया ने 1000 रुपए की सेल्स की, 1000 रुपए की सेल्स की। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसमें से प्रिया ने जो पैसा खर्च किया है, कौन सा पैसा खर्च किया है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसको तुम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो, ये माइनस कर दो। मान लो इसने 700 रुपया खर्च किया है, तो 300 रुपया प्रिया का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ सर हुआ। हुआ तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो जब मैं टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये प्रॉफिट आता है। यस यस, ये अकाउंट्स में इसको प्यार से प्रॉफिट ही बोलते हैं, आप इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हो। लेकिन दोस्त, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी अलग है। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट थोड़ा स्टाइल से कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं हाँ यार ये प्रॉफिट तो है, लेकिन अगर कोई प्रिया की इंप्लिसिट कॉस्ट भी हो, फॉर एग्जाम्पल कि प्रिया कुछ सेक्रीफाइस कर रही हो, जो प्रिया ने खुद फॉर एग्जाम्पल अपने घर को यूज किया हो फैक्ट्री बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर प्रिया ने कोई जॉब छोड़ दी हो अपना नया धंधा चलाने के लिए, तो वो वाला भी तो कॉस्ट होता है। तो यार इको में कहते हैं, इको में कहते हैं, मान लो कि प्रिया ने 10 रुपए और खर्च किए, लेस करो उसको, मतलब 10 रुपया इसने और सेक्रीफाइस किया जो ये अर्न कर सकती थी किसी और सोर्स से, इंप्लिसिट कॉस्ट 10। तो अब जो प्रॉफिट आया है ना, इसकी बात हम अकाउंट्स में नहीं करते, लेकिन दोस्त यही मेन प्रॉफिट है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। समझे? आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, फिर से प्यार से सीखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अकाउंटिंग प्रॉफिट का पहला, ये अकाउंट्स में होता ही है। ये होता है भैया, जो भी टोटल रेवेन्यू है, जितनी भी तुम्हारी टोटल सेल है, इसमें से माइनस कर दो तुम अकाउंटिंग कॉस्ट को, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दो। समझे? लेकिन अगर तुम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो बाबा ये जो टोटल रेवेन्यू है, इसमें से तुम्हें एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट दोनों कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। ब्रैकेट ही बना देते हैं, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट दोनों ही माइनस करनी पड़ेगी। और अब आपको एक नई टर्म बताता हूं, इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, टोटल रेवेन्यू को वापस मैं शॉर्ट में टीआर लिख देता हूं, और जो इन दोनों का टोटल होता है ना, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। यस, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स में ध्यान रखा जाता है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा और डेप्थ के अंदर एनालाइज किया जाता है। फैजान अभी रुक जाओ, ठीक है। तो तान्या, कुल मिला के इंप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट हो गई है जो कॉस्ट एक ऑनर ने अपने खुद के रिसोर्सेस को यूज करके लगाई है। वो रिसोर्स उसका घर भी हो सकता है, वो रिसोर्स उसका टाइम भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है भैया, जिसके लिए वो पेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया ने 100 रुपए की नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस से वो सैलरी नहीं ले रही, प्रॉफिट तो लेगी ऑब्वियसली, प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, सैलरी नहीं ले रही, तो वो कह रही है देखो मेरा 100 का नुकसान हुआ है, इसको कॉस्ट मान के चलो, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, सत्यम भी आएंगे उस चीज पे। तो कुल मिला के एक बात दोबारा सुनते हैं दोस्त, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो नंबर 1 पे आपसे बात की जाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट की।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। आप बोलो अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर आउटले कॉस्ट, करने की बात नहीं है। तो रिलेट टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। मतलब जो कंपनी को चलाने वाली प्रिया है वो एंटरप्रेन्योर है, वो कैश पैसा दे रही है। कैश का मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी होता है, हार्ड कैश नहीं बोला, मतलब सारी पेमेंट जो वो एक्चुअली में पेमेंट कर रही है, समझ रहे हो। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है कंपनी के, सच में पैसा दिया गया है। अकाउंट्स में यही तो रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए बोलते हैं जो अकाउंटेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है दीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। ऐसे खर्चों को अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ प्रथम आऊंगा अभी, ठीक है। हाँ सौम्या बोल रही है सर इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट हो गया क्या? यस यस बिल्कुल सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है ओके। अब आ जाओ जी, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो अब इंप्लिसिट कॉस्ट पे आते हैं, दोबारा रिपीट करता हूं। इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इंप्लिसिट कॉस्ट को आप मान सकते हो एक तरीके की सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, ठीक है जी। आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ भी अपनी जेब से किया और वो अकाउंट में अगर रिकॉर्ड नहीं किया, आपने अपने धंधे के लिए कुछ भी अपनी जेब से किया और वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल तुम क्या क्या कर सकते थे? देख दोस्त, अगर आपने अपने घर में फैक्ट्री खोल ली ना और अगर आपने अकाउंट में उस रेंट को रिकॉर्ड नहीं किया तो उस रेंट का पूरा नाम बन जाएगा इंप्यूटेड रेंट। मतलब नॉर्मल रेंट तो वही होता है जो तुम दे देते हो, ये वो था जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया भाई, तुमने लिया ही नहीं, है ना। अगर तुम खुद, प्रिया जैसे अपने बिजनेस में खुद मैनेजर है, वो सैलरी भी नहीं ले रही, तो उसकी सैलरी को बोल दूंगा मैं इंप्यूटेड सैलरी। ये भी इंप्लिसिट कॉस्ट है। और बताऊं, प्रिया के पास 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है, ये बैंक में जमा करके इंटरेस्ट अर्न कर सकती है ना। लेकिन इसने 5 करोड़ रुपया लगा दिया अपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो वाला इंटरेस्ट उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो जो भी उसने सेक्रीफाइस कर दिया इंटरेस्ट, उसको बोल दो इंप्यूटेड इंटरेस्ट। यानी किसी भी चीज से पहले अगर तुम वर्ड इंप्यूटेड यूज कर दो तो वो सब इंप्लिसिट बन जाता है। यानी एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो तुम्हें मिल रहा था, आपने वो बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है ओके। चलो जी आगे आ जाओ। मैंने तुम्हें अकाउंटिंग कॉस्ट बता दिया, अब मुझे बताना है इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट भाई दो चीजों का टोटल होती है, एक अकाउंटिंग कॉस्ट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा इंप्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों का टोटल होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो लिखा है इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन हिज ओन बिजनेस। कहता है प्रिया जो एंटरप्रेन्योर है, इसने अपने खुद के बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको वो बैंक में जमा करके इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी ना, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो उसने सेक्रीफाइस किया है वो इंप्लिसिट कॉस्ट है। हाँ तो इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा हुआ। अगला, द वेजेस ऑफ सैलरी नोट पेड टू द एंटरप्रेन्योर। कहता है प्रिया ने खुद नौकरी करी, अपने धंधे में मैनेजर है, प्रिया अपना बिजनेस चला रही है, मैनेजर है, तो मैनेजर है लेकिन फिर भी वो अपनी सैलरी वेजेस नहीं काट रही है, नहीं ले रही है बिजनेस अकाउंट से। तो वो कह रही है कि यार मैं इसको अर्न कर सकती थी इफ द सर्विस हैड बीन सोल्ड समवेयर एल्स। अगर मैं अपनी सर्विसेज को कहीं और देती तो मैं ये पैसा अर्न कर सकती थी, अगर मैं अर्न करती तो फिर कुछ और बात होती, लेकिन वो नहीं ले रही है, इंप्यूटेड सैलरी होगी, राइट। तो ये दोनों के दोनों, वैसे मुझे इकोनॉमिक नहीं यहां इंप्लिसिट लिखना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट के एग्जांपल हो गए ना एक तरीके से, ठीक है ओके। तो 10 ये बोला जा सकता है इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करती है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंटरप्रेन्योर मस्ट कवर हिज इकोनॉमिक कॉस्ट इफ ही वांट्स टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर को अपनी ये वाली कॉस्ट भी कवर करनी चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा ढंग से दोबारा आते हैं दोस्त, आपको एक चीज समझाता हूं। देखो जी, मैं तुम्हें बोलूं, अगर इधर लिखा है मैंने टोटल रेवेन्यू, ये टोटल सेल्स है आपकी, है ना। अगर टोटल रेवेन्यू और इधर लिखता हूं टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट,
इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब ये एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों का टोटल, राइट। इनके बारे में आपको एक बात बताता हूं, बात सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। देख दोस्त, अगर तुम्हारा टोटल रेवेन्यू 1000 का है और टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 900 की है, तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट से, तो जो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है इसको तुम प्रॉफिट ही बोलते हो लेमैन लैंग्वेज में। इसको तुम लेमैन लैंग्वेज में प्रॉफिट ही बोलते हो ना। शिवम गर्ग वही कर रहा हूं, है ना मयंक, क्लैरिटी आ जाएगी अब। इसको तुम प्रॉफिट ही बोलते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर नॉर्मल और अब नॉर्मल भी बोल सकते हो। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो। दूसरा, अगर तुम्हारा टोटल सेल 1000 की हुई है और तुम्हारी टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1200 है, यानी टोटल रेवेन्यू कम है खर्चा ज्यादा है, तो बाबा तुम्हें लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। 200 खर्च कर दिए हो भाई, 200 का लॉस हो गया है। पीछे प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 1000 में से 900 माइनस करोगे तो 100 का प्रॉफिट हो रहा था, अब इधर लॉस का हो गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉस। लॉस, सिंपल लॉस। हाँ मानस पाल, अभी क्लैरिटी दूंगा, ठीक है? ठीक है जी, आगे आओ। लेकिन दोस्त, अगर तुमने 1000 रुपए की सेल की है, 1000 तुम्हारा रेवेन्यू और 1000 तुम्हारी इकोनॉमिक कॉस्ट, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जीरो आएगा। जब ये डिफरेंस जीरो आए तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तुम बोलोगे हैं सर ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। यस यस यस, यही हुआ है। जो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, यानी ऐसी सिचुएशन, इसमें कंपनी सर्वाइव कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, धंधा बंद नहीं होगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तुम बोलोगे कैसे? भाई ये भी तो है इसके अंदर। चलो मुझे थोड़ा सा और इजी करने दो दोस्तों। देखो जी, कॉस्ट की काफी सारी कैटेगरी होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिस बच्चे को समझ नहीं आया उसके लिए रिपीट कर रहा हूं, डाउट्स भी देख रहा हूं, जरा ढंग से समझ लेना, ठीक है? हाँ वेदांत जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ सुप्रिया बिल्कुल सही। हाँ तनु तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं उसमें, ठीक है ना, तुम सबके लिए ही बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अभी सन्नी चौहान, जनवरी की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं आई है। चलो अदिति बताते हैं इसको, दोबारा बताता हूं, ठीक है? हाँ सुधांशु बिल्कुल है। हाँ नलिन, उसको भी मैं कनेक्ट करूंगा आगे, ठीक है कशिश, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है भूमिका, ठीक है अनुष्का, सब बताते हैं, ठीक है कृष्णा, सबका यही है सर, इसको दोबारा दोबारा एक तरीके से रिपीट कर दो। सुधांशु पूछ रहा है सर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब, फाइनेंशियल मतलब पैसा, मनी एस्पेक्ट है, पैसों की बात हो रही है। देखो जी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपका असली खर्चा है, असली खर्चा जो तुम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। क्या है? असली खर्चा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो सच में रिकॉर्ड किया गया है, सच में रिकॉर्ड जो हुआ है वही खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। इसको आउटले कॉस्ट भी बोल सकते हैं, डरने वाली बात ही नहीं है अंशिका। पहली बात क्लैरिटी है, जो जो तुम खर्चा अकाउंटेंसी में सीख रहे हो, जो जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, हर एक खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इसलिए इसका नाम अकाउंटिंग कॉस्ट भी रख दिया कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? अब आ जाओ जी दूसरे नंबर पे, ऐसा खर्चा जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा खर्चा जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया, अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, उस खर्चे को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन ये यार, क्या ये कॉस्ट नहीं है क्या? लेट मी रिपीट दिस अगेन, ये वो पैसा है जो तुम सेक्रीफाइस करके आ रहे हो। मैंने अगर 100 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, तो मैं ये बोल सकता हूं मेरी 100 रुपए की कॉस्ट हो गई, कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से, राइट? तो इसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। और राजे, अगर एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए तुम सबको, ठीक है जी? ठीक है सत्यम भाई।
इतना चल गया, अब आगे चलते हैं। देख भाई देख, अब बंदा कहेगा सर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो इंप्लिसिट कॉस्ट मुझे वैसे ही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इंप्लिसिट कॉस्ट को पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बोलते हैं, दोनों सेम सेम से हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आपने अगर एक चूज कर ली ना तो दूसरी को सेक्रीफाइस किया, तो जिसको भी तुमने सेक्रीफाइस किया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। और दोस्तों अगर टोटल कॉस्ट और इकोनॉमी कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जीरो आ गया तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है जी। इसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दोबारा आएगा, मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है जी। अगले पे आओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जी दोस्त, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए रंग अलग लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट और सब्जेक्टिव वैल्यू दैट इज फोरगोन। फोरगोन का मतलब सेक्रीफाइस। देख भाई देख, आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। रणबीर की सेटिंग थी कटरीना से, लेकिन रणबीर ने शादी की आलिया से। अब इसने आलिया से शादी की तो उसने क्या सेक्रीफाइस किया होगा? कटरीना वाला प्यार। तो कटरीना वाला प्यार यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे ही वो अगर तुम अपने धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर तुमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसके लिए अगर कुछ भी सेक्रीफाइस किया हो, वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, यानी इंप्लिसिट कॉस्ट ही हो गई एक लेवल पे। जब तुम्हारे पास दो दो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, रणबीर के पास कटरीना भी अवेलेबल थी, इसके पास आलिया भी अवेलेबल थी, है ना, तो इसके पास ऑल्टरनेट तो बहुत सारे अवेलेबल है, इसने लेकिन बेस्ट वाला चूज कर लिया। जब तुम बहुत सारी एक्टिविटी में एक एक्टिविटी चूज कर लेते हो तो मिस कर देते हो ना किसी ना किसी को चूज करने की। तो लिखा है यहां पर, इट इज द कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी लैंग्वेज प्यार से लिख दी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो बंदा ऐसे उदास बैठ जाता है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व अ कंपैरिजन बिटवीन द पॉलिसी दैट वाज चूजन एंड पॉलिसी दैट वाज रिजेक्टेड। तो समझ रहे हो, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक मिस्ड, समझ गए ना, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो तुमने मिस कर दी और फिर बाद में देख रहे हो, एक कंपैरिजन कर रहे हो, यार मैंने जो चूज किया वो अच्छा था या जो रिजेक्ट किया वो अच्छा था। पीयूष नागर कह रहा है सर आप किसी दिन पिटवाओगे घर में? यार मैं क्यों पिटवाऊंगा भाई, ठीक है। और फिर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट वही अकाउंटिंग कॉस्ट है दोस्तों। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल असली के खर्चे हैं, जैसे कि कोई भी खर्चे का एग्जांपल दे दो, वेज, मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट, कुछ भी, ठीक है। ये कंपनी के फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं, हेंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग कॉस्ट बोल लो यार, इसको बोल दो, कुछ नहीं जा रहा, इसको ही बोल दो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कुछ नहीं जा रहा है, समझे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही तो समझा रहा हूं, एक्सप्लिसिट कंटेंट थोड़ी समझा रहा हूं, क्यों पिटेगा भाई, समझे। ओके चलो जी, फिर देखो दोस्त, आपको दो कॉस्ट के बारे में और बताता हूं। ये वाली कॉस्ट मस्त है, ठीक है, ये वाली कॉस्ट मस्त है। सोच रहा हूं कि कैसे इसकी शुरुआत करूं, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। प्रिया बनाती है समोसे, समोसा लिख दिया जी, प्रिया समोसा बनाती है, ठीक है जी। अपनी फैक्ट्री है प्रिया की, उस फैक्ट्री के अंदर समोसा बनाती है, ओके। अब इसने एक नया आइटम बनाना स्टार्ट किया, इसका नाम था चिकन, बटर चिकन स्टार्ट कर दिया। भाई जो नॉनवेज नहीं खाते वो भी समझ सकते हैं इसको। तो यार समोसे का रॉ मटेरियल अलग होता है, आलू होता है, आलू। समोसे का रॉ मटेरियल क्या होता है? आलू, मसाला, मैदा, है ना। और चिकन का रॉ मटेरियल अलग होता है, क्या होता है? यहाँ पे इसका तो मुर्गा ही होता है, ठीक है ना, इसका अलग ही होता है। तो प्रिया ये क्लासिफाई करके बता सकती है कि समोसा बनाने में इसकी सेपरेट कॉस्ट कितनी है ना, और चिकन बनाने में इसकी सेपरेट कॉस्ट कितनी है, बता सकती है या नहीं बता सकती? बताओ। प्रिया बोल रही है भाई मैंने 500 रुपए का, भाई नहीं बोल रही, पहली बात तो यूं बोल रही है कि मैंने 500 रुपए का समोसे का ऊपर खर्चा किया है, ठीक है। और इधर बोल रही है 600 रुपए का मैंने खर्चा किया है इस नॉनवेज आइटम के ऊपर। बताओ प्रिया बता सकती है नहीं बता सकती?
बता सकती है प्रिया। प्रिया डरती नहीं है, बता सकती है। प्रिया बड़ी टैलेंटेड है, ठीक है, बता सकती है। लेकिन दोस्त, जो उसने अपना ये बिजनेस खोला, इसने अपना बिजनेस खोला, उसके बाहर इसने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड की ये सैलरी देती है 10,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, आप बताना, प्रिया क्या ये बता सकती है कि इस गार्ड की जो सैलरी है वो कितना खर्चा बटर चिकन के लिए है और कितना खर्चा समोसे के लिए है? यानी गार्ड की सैलरी इन दोनों प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूट होती है, लेकिन क्या आप इसको ट्रेस करके बता सकते हो कि 5,000 रुपए समोसे की सिक्योरिटी कर रहा है, ये 5,000 रुपए के लिए बटर की सिक्योरिटी, बटर चिकन की सिक्योरिटी कर रहा है? बता सकते हो क्या? कभी नहीं बता पाओगे। चलो एक और मम्मी का एग्जांपल लेते। मम्मी 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 कह रही है कि किचन के अंदर मैं आज बनाऊंगी छोले, अच्छा, और बनाऊंगी राइस। ठीक है जी, मम्मी ने छोले और राइस बनाए और किचन में जो कॉस्ट आई है वो गैस सिलेंडर की आई है। छोले और राइस दोनों बनाने में गैस सिलेंडर 150 रुपए का फूक गया। गैस लगती है ना सिलेंडर, 150 रुपए का छोले राइस बनाने में गैस सिलेंडर फूक गया, मतलब कॉस्ट कितनी आ गई? 150। अब छोले आए थे 200 के, राइस आए थे 120 के। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ छोले की कॉस्ट कितनी है? तुम बोल दोगे 200। राइस की कॉस्ट कितनी है? तुम बोल दोगे 120। अबे ये कॉस्ट किस में लगेगी फिर? जो 150 रुपए की गैस फूकी है, क्या इसको तुम ट्रेस करके बता सकते हो कि ये गैस छोले में इतनी है और राइस में इतनी है? बता सकते हो क्या? तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसमें ये डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना खर्च किया गया है। जैसे कि मान लो बिजली का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। अब तुम दो प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो 100 रुपए का बिजली का बिल आया है, तो तुम ऐसे बोलोगे चलो 50 रुपए छोले के लिए बिल हो गया, 50 रुपए चावल के लिए बिल हो गया? नहीं बोल सकते। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, तो इनको बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट और इनको बोलते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट। ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब आप ट्रेस कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट में कितना खर्चा हुआ है, राइट? तो ट्रेसेबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। अब नहीं पिटेगा भाई तू, एग्जांपल अच्छा हो गया ना, ठीक है? तो ट्रेसेबल कॉस्ट को राज्य डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर रीडली आइडेंटिफाइबल। इसको आप ऊपर से ही पढ़ के ही आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, एंड आर ट्रेसेबल टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑपरेशन या प्लांट। किसी भी ऑपरेशन, प्लांट या प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, आप रीड करके बता सकते हो कि होती क्या है। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी नॉन ट्रेसेबल वो होती हैं विच आर नॉट इजीली एंड डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल। इसको तुम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इस प्लांट के ऊपर इतना खर्चा आया है, मतलब इस प्लांट ने इतना खर्चा समोसे पे किया है और इतना चावल पे किया है। प्रोडक्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट किसी का नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कुछ जनरल एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी गार्ड के एक्सपेंसेस, आप इसको ट्रेस करके नहीं बता पाओगे। ओके, ठीक है जी, चलो जी, आओ जी आओ। अब दोस्त ट्रेसेबल नॉन ट्रेसेबल हो गया। अब तुम्हें बताता हूं, अब तुम्हें बताता हूं, अब तुम्हें किसके बारे में बताऊं, किसके बारे में बताऊं? किसकी हुई है 2 शादी? किसकी हुई है 2 शादियां? किसकी हुई है? किस बंदे की हुई है और जो अभी जिंदा है? किसकी 2 शादियां हुई है? बताना जरा। सवाई गोयल देखता हूं। नितिन, अरमान मलिक? नहीं, ऐसी शादी नहीं, एक हो गई, दूसरी आमिर खान की भी हुई है, अरबाज की भी हुई है, सैफ की भी हुई है। लेकिन मेरे को पता नहीं रहता है, इमरान खान की भी 2 शादी हुई है क्या? राहुल गांधी की तो हुई नहीं।
अरबाज खान ले लेते हैं, ठीक है। अरबाज भाई की शादी हुई, क्या नाम था? अरे किससे हुई थी शादी? अरबाज खान की शादी किससे हुई थी? अब तो पता ही होगा, वो धर्मेंद्र से। अबे इतना बता दो किससे हुई थी? मलाइका। हाँ, मलाइका, मलाई से शादी हुई मान लो अरबाज खान की। शादी में इन्होंने खर्चा कर दिया 10 करोड़ का, ठीक है जी। अब मलाइका से इनका डिवोर्स हो गया, फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली, नई नई लड़की से शादी कर ली, है ना। तो आप मुझे बताओ, जो अरबाज खान जी की कॉस्ट आई थी, ये कॉस्ट नई लड़की से शादी करने के बाद रिकवर हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती उस्ताद, नहीं हो सकती। बल्कि नई लड़की से शादी करेगा तो एक और कॉस्ट आएगी, समझे। तो जो कॉस्ट तुम्हारी रिकवर नहीं होती उसे बोलते हैं संक कॉस्ट। ये डूब गया तुम्हारा पैसा, ये रिकवर नहीं हो सकता। अब तुमने अपना मूड चेंज किया है, डिसीजन चेंज किया है। अगर तुम डिसीजन चेंज करोगे तो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। जो ये एक्स्ट्रा खर्चा आया है, एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। यानी दोस्त, अब मेरी बात जरा ढंग से समझना, ठीक है। ऐसे खर्चे जो तुम्हारे अब रिकवर नहीं हो सकते, हो गए, कहानी खत्म, मामला गायब, सारे खर्चे संक कॉस्ट, डूब गए हैं, ये संक हो गए हैं, डूब गए, ठीक है। जैसे कि असली लाइफ में आपको एग्जांपल दूं तो कोरोना का टाइम आया था ना, तो कोरोना की वैक्सीन को बनाने में बहुत खर्चा हुआ था। अब भाई मान लो 5 करोड़ रुपया कोरोना की वैक्सीन को बनाने में खर्चा हो गया और वैक्सीन बनी भी नहीं, ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं, तो वो पैसे तो डूब गए, तो वो संक कॉस्ट होते हैं। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा आता है वो सारा संक कॉस्ट होता है, डूब जाता है वो, ठीक है। और जब तुम कोई नया डिसीजन ले रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि समोसा आप बनाते हो, आपका 1000 रुपया खर्चा आता है, आप बोल रहे हो हमें अब नूडल्स भी बनाने हैं, तो नूडल्स भी बनाने हैं तो थोड़ा खर्चा और आएगा, मान लो 500 रुपया और खर्चा आ रहा है। तो एडिशनल डिसीजन का, जब कोई बिजनेस नया डिसीजन लेता है तो नया खर्चा एक ऐड होता है ना, दिस न्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर। तो थॉट के ऊपर है, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या लिखा है, संक कॉस्ट के बारे में लिखा है, और ऊपर तो यार दो बार लिख दिया संक कॉस्ट, पंक कॉस्ट। चलो जी, संक कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इंकर्ड। ये वो पैसा है जो एक बार हो चुका है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। यही वाली लाइन याद रखना, मलाई का याद रहेगी इससे तुम्हें, ये रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन पास्ट कमिटमेंट, ये पास्ट कमिटमेंट है। सच बताऊं तो जो बाबू सोना को गिफ्ट दिए थे ना ब्रेकअप होने के बाद, तुम उससे वो गिफ्ट वापस नहीं मांग सकते, पास्ट कमिटमेंट थी, हो गया, खर्चा निकल गया भाई, दिया था जो आईफोन गया, सेटिंग में गया, ठीक है। ये दोबारा ना तो रिवाइज करोगे तुम, इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, वो पुराना समय वापस भी नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता। और फर्म अगर चाहे भी तो इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि असली एग्जांपल तो तुम्हें बता रहा हूं मैं, असली एग्जांपल तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे होते हैं कंपनी के लिए, या एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं। मान लो यार तुमने पूरी हाइप क्रिएट कर दी कि आईफोन 17 लॉन्च कर रहे हैं, आईफोन 17 लॉन्च कर रहे हैं और कंपनी ने लॉन्च नहीं किया, मान लो नहीं किया, लेकिन एडवर्टीजमेंट में पूरा खर्चा हो चुका था। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, पर्सनल नहीं ले रहा है यार, कह रहा पर्सनल ले रहा है, ठीक है, ओके। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? ये आपके डिसीजन की वजह से जो नई कॉस्ट आती है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब भी एक्स्ट्रा ही होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, आगे पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। बेसिकली डेफिनेशन देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट incurred by a firm as a result of business decision। जब कोई तुम डिसीजन चेंज करोगे तो एडिशनल कुछ खर्चा आएगा, उस एक्स्ट्रा खर्चे को बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो मेरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है?
जानवी भगत कह रही है कैन नॉट बी रिवाइज, मतलब यार इसको दोबारा तुम रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब दोबारा इसको ऑकर नहीं कर सकते, रीऑकर नहीं हो सकती, बस इतना सही है। ठीक है, सॉर्टेड है, ओके है। काफी सारे टाइप ऑफ कॉस्ट चले जा रहे हैं, यस 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 लिखे जा रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, अब देखो जी, अब देखो, अब तुम्हें बढ़ाता हूं बढ़िया। एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री खोल दी तुमने, आयरन और स्टील इंडस्ट्री तुमने खोल दी, कहां पे? दिल्ली में। मान लो भैया तुम्हारा बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, तुमने एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहां पर खोल दी। मेरे को तो इतनी सी ड्राइंग बनानी आती है बस, मान लो ये खोल दी है, यहां पर एक वो भी लगा रखा है जहां से धुआं निकलता है। अब आप आयरन को साफ कर रहे होंगे, धो रहे होंगे, ठीक है, तो यहां से पोल्यूशन भी बाहर आएगा, कार्बन आएगा बाहर, है ना, ये इंडस्ट्री लगाई है। और जब ये सोसाइटी के लोगों तक पहुंचेगा तो लोग भी यहां से बीमार हो जाएंगे, इलनेस आएगी लोगों में, है ना। तो आप देखो, जो आपने अपने स्टील और आयरन के लिए कंपनी के अंदर खर्चा किया होगा, अकाउंटिंग कॉस्ट वही वापस अपनी, मान लो 1000 रुपया खर्चा किया है, ठीक है। लेकिन दोस्त, तुम्हारे स्टील की वजह से जो पोल्यूशन हुआ है ना, लोगों ने उसकी दवाइयां खरीदी हैं, मान लो 200 रुपए की दवाइयां खरीदी है, तो इन खर्चों को क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे फर्म के इंटरनल खर्चे हैं, इसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। ये तुम्हारी फर्म की वजह से किसी और ने भी पैसा खर्च कर दिया, किसी और ने भी पैसा खर्च कर दिया, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। यार तुमने किसी और का पैसा खर्च करवा दिया, अब ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, समझे। अगर मैं प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड कर दूं, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड कर दूं, तो मुझे पता लगेगा टोटल समाज में, भाई ये भी समाज है, सोसाइटी है, ये भी सोसाइटी है, तो सोशल कॉस्ट कितनी आई है। तो कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है आपको प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का। ये राजी, प्राइवेट कॉस्ट आर द कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय फर्म्स, यानी ये वो खर्चे हैं जो फर्म ने एक्चुअली खर्च किए हैं, नॉर्मल खर्चे बाबा सारे। लेकिन ऑन द अदर हैंड सोशल कॉस्ट की अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी ने सारा खर्चा बोर्न किया है सोसाइटी में, समाज भी आ गया और ये कंपनी भी आ गई, ठीक है। तो यहां पर सोशल कॉस्ट का जो तुम फॉर्मूला लिखोगे, पहले लिखो, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्राइस। कहता है ये उन चीजों की कॉस्ट है जो एटमॉस्फेयर पे नुकसान हुआ है लेकिन फर्म को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, भाई पोल्यूशन किया है, लोग बीमार नहीं हुए, ठीक है। जैसे कि तुमने एटमॉस्फेयर खराब किया, कई नदी नाले खराब कर दिए, सड़क भी खराब कर दी, काफी सारी फर्म कर देती है ना। तो द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिसयूटिलिटी, आपने उनको डिसयूटिलिटी दी है, सच एज एयर वाटर एनवायरमेंट, पोल्यूट कर दिया। तो कुल मिला के आप फॉर्मूला बनना है भाई, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट जो फर्म ने की है और इसकी वजह से जो नदी नाले खराब हुए हैं, लोग बीमार भी हुए हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। मॉड्यूल में लेकिन ये फॉर्मूला लिखा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आपको बताना ही था, इसको याद रखना। सॉर्टेड है दोस्तों, जितना समझा रहा हूं इतना समझ में आ गया? ओके रिपोर्ट है, चलो जी। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा पोल लेकर आ जाता हूं, ठीक है। पोल में आपसे ये पूछूंगा इंप्लिसिट कौन सी है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है। तो जी, ये पूछा है नीचे वाले एग्जांपल्स में इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है ना। इंप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, यानी वो कॉस्ट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे कि लिखा है द पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म, ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, फर्म ने वेज पे कर दी, रिकॉर्ड होती है अकाउंट में, एक्सप्लिसिट बोल दो, आउटले बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको प्राइवेट कॉस्ट बोल दो, ठीक है। फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है, कर दिया ना, कर दिया तो रिकॉर्ड भी होगा अकाउंट में, ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो ऐसे ही आपको स्टार्टिंग के दो ऑप्शन और देखने हैं, और तुम्हारे पास 45 सेकंड्स का मैंने अच्छा खासा टाइम दे दिया, जल्दी आंसर दो इसका।
कहता है पेमेंट ऑफ रेंट बाय द फर्म, फर्म ने रेंट भी पे कर दिया, ये भी अकाउंटिंग कॉस्ट है, अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। यहां लिखा है द इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न, ऐसा इंटरेस्ट जो अर्न किया जा सकता था लेकिन अर्न नहीं किया, वो इंटरेस्ट इंप्लिसिट कॉस्ट होगा। कैसे भैया, यहां पर एक वर्ड यूज किया है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? फर्म ने जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास बचा के रख लिया। अब भैया प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास बचा के रख लिया मतलब बैंक के अंदर जमा करते ही हो, तो बैंक में वो जमा करके इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी, लेकिन उसने अर्न नहीं किया क्योंकि उसको अपना एक्सपेंशन करना पड़ गया, कुछ और नया प्लांट या मशीनरी खरीदनी पड़ गई, है ना। तो वो धंधे लगा लो, प्रिया ने वो पैसा बैंक में जमा नहीं किया, धंधे में लगा दिया। तो ए वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चे सही हैं। कृष, प्रखर, पृथ्वी, वंशिका, हिमांशु, प्रियांशु। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन ले लो भाई। ये लो जी। अब बता दो कि कौन सा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैं नहीं पढ़ूंगा अब ये। अब आप यहां पर पूरा 1 मिनट 90 सेकंड ले लो, थोड़ा सोच भी लो, आपको पढ़ना भी आना चाहिए। कृति कृति कृति, जो एक्चुअल खर्चा है फर्म का वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जहां पर भी लिखा है ना कुड हैव बीन, तो सोचो ये मलाल है। इंग्लिश इंग्लिश देखो, ये मलाल है, ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ये भी कुड हैव बीन, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ये पेमेंट हो गई है वेज की, दिस विल बी द एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट लिखा है यहां पर, प्रॉफिट एक्सपेंडिचर नहीं होता भाई, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, राइट। ओके, हाँ, ये दोनों इंप्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। आइडेंटिफाई करने का तरीका ही बता दिया मैंने आपको। ज्यादातर बच्चे सही है। पृथ्वी, सुभरजीत, गुलशन, अरमान, विपुल, ज्ञानेंद्र, अभिषेक। चलो भैया आगे कुछ चलते हैं। देखो दोस्त, अब कराऊंगा आपको नई नई बातें। ये जो अब कराने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। देखो दोस्तों, कुछ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आउटपुट को नहीं बदल सकते। राजे, कंपनी के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड विद चेंज इन आउटपुट। आपके आउटपुट से कोई लेन देन है ही नहीं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मान लो ये फैक्ट्री है, यहां पर आप धंधा कर रहे हो, यहां पर कोई ना कोई गुड्स बनती है। इस फैक्ट्री का रेंट कितना है? मान लो इस फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो आप 50,000 रुपए। यहां पर किसी प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी प्रोड्यूस कर सकते हो? जो भी, मान लो साइकिल बना रहे हो, यहां पर आप यहां पर 5,000 साइकिल बना रहे हो। लेट मी चेंज माई एग्जाम्पल। आप इसका रेंट दे रहे हो 50,000 रुपए, आप यहां पर मैक्सिमम साइकिल 5,000 बना सकते हो।
कितनी कितनी क्वांटिटी बना सकते हो? 5000। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट्री की लिमिट कितनी हो गई? लिमिट यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी हो गई? 5000। लेकिन दोस्त आप बना रहे हो यहां पर 1000 साइकिल। कितनी बना रहे हो? 1000 साइकिल। ठीक है, अब देखो, आपने 2000 साइकिल बनानी स्टार्ट की, तब भी रेंट उतना ही है। आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, आपका रेंट से कोई लेन देन नहीं है। आप 3000 साइकिल बना रहे हो, तब भी रेंट उतना ही है। आप 5000 साइकिल बना रहे हो, तब भी रेंट उतना ही है। लेकिन दोस्त, अगर आपका मूड चेंज हुआ, आप कह रहे हो मुझे 8000 साइकिल बनानी है, तो 8000 साइकिल तो यहां नहीं बन सकती, आपको एक और जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। मान लो आपने एक और जगह रेंट पे ली, यहां 3000 साइकिल यहां बना रहे हो, 5000 यहां बना रहे हो, तो इधर का रेंट 30,000 आया। ठीक है, लेकिन रेंट तो वो चीज है जिसका आउटपुट से कोई लेन देन नहीं है। आउटपुट से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दोस्त कैपेसिटी से लेन देन है। किससे? कैपेसिटी से। आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज होने से तुम्हारे रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो तो उतना ही रेंट लेगा। ठीक है, लेकिन जब तुम हद पार करोगे तो तुम्हें एक और जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि जो मैंने आपको खर्चा बताया है, इस खर्चे को बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो सब खर्चे होते हैं जो आउटपुट से रिलेटेड नहीं होते। आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन ऑफ कैपेसिटी होते हैं। फंक्शन मतलब रिलेटेड, रिलेशन फंक्शन, समझ गए ना? रिलेटेड विथ कैपेसिटी, कंपनी की कैपेसिटी से रिलेटेड होंगे ये। फिक्स कॉस्ट बड़ी खतरनाक कॉस्ट है, समझे इस बात को? आगे थोड़ा देखते हैं दोस्त। कुछ खर्चे ऐसे, अब मैं जरा तुम्हें फिक्स कॉस्ट के बारे में बताऊं, थोड़ी देर में बताऊंगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि तुम जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे, तुम्हारा आउटपुट उतना ज्यादा हो जाएगा। ये खर्चे कौन से होते हैं? जैसे कि तुम जितना ज्यादा रॉ मटेरियल खर्च करोगे, परचेज करोगे, तो उतना ज्यादा तुम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना? तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है ना? यानी बेसिकली ऐसी कॉस्ट रिलेटेड होती हैं विद चेंज इन आउटपुट। ये मेन है, रिलेटेड होती है, मान लो फंक्शन ऑफ चेंज इन आउटपुट है। दोस्त, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी कारण से। फिक्स्ड कॉस्ट ये हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल या बोल लो एस्केप नहीं कर सकते इससे, इन एस्केपेबल है। कब? हमेशा। फिक्स कॉस्ट तुम्हें करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी। अगर तुम धंधा भी बंद कर रहे हो ना, मान लो, देखो दोस्त, एक नया यहां पर टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा आपको मॉड्यूल में, दिस इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट। इसको रिलेट करूंगा। कहते हैं धंधा बंद करने को बोलते हैं शट डाउन, लेकिन धंधा बंद करने में भी बहुत सारे खर्चे आते हैं। जैसे कि मान लो धंधा जब तुमने बंद किया, तो जो ओल्ड मशीन थी, साथ के साथ बिक गया, सारा बिजनेस बेच दिया तो ठीक है, लेकिन दोस्त ओल्ड मशीन थी तुम्हारे पास, वो रखी है, तो धंधा तो बंद कर दिया है, ये कहीं ना कहीं तो रखोगे। ओल्ड मशीन को स्पेस तो चाहिए होगा, है ना? इस स्पेस का तो तुम रेंट दोगे, है ना? तो दोस्त, शट डाउन के केस में भी जो ये रेंट जैसी फिक्स कॉस्ट है, ये हो सकती हैं, लेकिन यहां पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। हाँ, दिया कह रही है डिसोल्यूशन बोल देते हैं उसको। ठीक है, बस ये लास्ट है निखिल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्त मैं यूं कहना चाहता हूं आपसे, मेरी बात को समझोगे। ऐसे खर्चे जिसके इंक्रीज होने पर तुम्हारा आउटपुट बढ़ जाए, या ऐसे खर्चे जिसके डिक्रीज होने पर तुम्हारा आउटपुट कम हो जाए, जो आउटपुट से पॉजिटिव संबंध रखते हैं,
इन सभी खर्चों को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब ही जानते हो ना क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजेबल, जो चेंज हो जाए, ऐसे खर्चे जो आउटपुट को चेंज कर दे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे खर्चे जो आउटपुट के इंक्रीज या आउटपुट के डिक्रीज होने पर भी कांस्टेंट रहे, क्या रहे? कांस्टेंट, उन खर्चों को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि बोल लो कि तुम्हारी फैक्ट्री का रेंट 50,000 है। अब तुम्हारी फैक्ट्री का रेंट 50,000 है ना, अब वहां पर चाहे 5 समोसे बनाओ, 50 साइकिल बनाओ, 70 समोसे बनाओ, 70 साइकिल बनाओ, तुम आउटपुट को इंक्रीज डिक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, ठीक है। यस विक्रम, आउटपुट का मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है, समझ में आई बात? आई नहीं आई? ओके हाँ जी दोस्त, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में आ जाते हैं, लाइन कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट से लेन देन नहीं है, लेकिन कैपेसिटी से लेन देन है। आप पूरा धंधा, मतलब एक बिल्डिंग का रेंट तुम 50,000 रुपए दे रहे थे, है ना, अगर वहां पर 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है तो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को 1 लाख यूनिट और बनानी है तो एक और बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, तो कैपेसिटी जब बदलोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट बदलेगी, आउटपुट की वजह से नहीं बदलेगी। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये अवॉइड नहीं हो सकती, इनएस्केपेबल है। यानी सिर्फ एक केस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत स्पेशल केस है। कहता अगर फर्म अपना धंधा क्लोज करती है, शट डाउन करती है कुछ समय के लिए, मान लो आपने सोचा 1 महीने की छुट्टी, आपने सोचा 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी तो तुमने कर ली, तो इसका मतलब क्या? तुम 1 महीना प्रोडक्शन नहीं करोगे तो तुम्हारा ऑनर तुमसे रेंट नहीं लेगा। अगर तुमने धंधा 1 महीने के लिए बंद किया तो तुम्हारा ऑनर तुमसे रेंट नहीं लेगा क्या? लेगा। इसको अवॉइड नहीं कर सकते तुम, ठीक है। अगर धंधा तुम्हारा शॉर्ट रन में क्लोज डाउन है, तुमने 1 महीने तक काम नहीं किया, तब भी तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और एक लाइन यूज की है शट डाउन कॉस्ट, बहुत छुपके से बता दिया इसने, ताकि बच्चों को पता भी ना लगे कि ये भी एक अलग टाइप ऑफ कॉस्ट है, बहुत छुपके से लिख दिया मॉड्यूल में। कहता है शट डाउन कॉस्ट होती है एक वो चीज, क्या चीज? जब तुम अपना धंधा बंद कर देते हो तो ओल्ड वाली मशीन को रखने के लिए जो तुम्हें पैसा चाहिए होता है, तो शट डाउन कॉस्ट आर द कॉस्ट विच विल कंटिन्यू इवन आफ्टर ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। जब तुमने धंधा खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल फॉर स्टोरिंग ओल्ड मशीन्स विच कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट। ऐसी मशीन तुम्हारे पास बच गई है, ऐसे जमाने की मशीन बच गई है जो मार्केट में अब नहीं बिकती, अब नहीं बिकती, अब नहीं बिकती राजे, अब नहीं बिकती, तो फिर यार तुम क्या करोगे? क्या करोगे? उसको अपने पास बचा के रखोगे, बचा के रखोगे तो उसको बचाने के लिए तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। वैसे तो स्क्रैप में बेच देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी है मुसीबत तो इसका नाम दे देंगे। हाँ प्रीति, बिल्कुल ढूंढ लिया इसको, बेचारे को ढूंढ लिया, ठीक है। अब दोस्त, मैं इंसान हूं, है ना। अब मेरी कैटेगरी कितनी है देखो, मुझे टीचर भी बोलते हैं, मुझे भाई भी बोलते हैं, मुझे दोस्त भी बोलते हैं, मुझे मेल भी बोलते हैं, है ना। अलग अलग एक बंदे की अलग अलग डेजिग्नेशन होती है ना, होती नहीं होती? तो एक चीज को तुम अलग अलग नाम से पुकार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा होता है? दिल्ली वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं कर रहा, यहां तो फ्री भी होता है, दिल्ली की जगह कुछ और इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो जी, ये क्या होता है? कहता है अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करोगे, तुमने मीटर लगाया हुआ है, तो तुम्हें हर महीना 200 रुपए का मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, फिर 1 यूनिट का 10 रुपया देना पड़ेगा अगर तुम यूज करोगे तो, 1 यूनिट का 10 रुपया। जैसे कि मान लो तुमने 1 महीने के अंदर 100 यूनिट यूज कर ली, तो 100 इंटू 10 1000 रुपया का बिल बनेगा तुम्हारा, है ना। तो बिजली का बिल कुछ ऐसा होता है बहुत सारे स्टेट्स में, जहां पर
आपको मिनिमम चार्ज भी देना पड़ता है और यूजेबल चार्ज भी देना पड़ता है। ऐसा तुम देखोगे ना, तो घर के अंदर जो लैंडलाइन फोन के कनेक्शन होते हैं, पुराने जमाने में होते थे MTNL BSNL, ठीक है, उसका टेलीफोन बिल आता था, टेलीफोन बिल। उसमें ऐसा होता था, अगर आपने एक भी कॉल नहीं किया तो भी आपको कुछ ना कुछ मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 200 रुपया महीना। अगर आप कॉल करोगे तो एक फोन कॉल का 1 रुपया मान के चलो। आपने अगर 100 कॉल की हैं तो 100 रुपया आपका बिल आएगा, आपका टोटल बिल। अगर 100 फोन कॉल की है, 100 मिनट बात की है, तो 100 और 200 300 रुपया बिल आएगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो बताओ, इस खर्चे का ये वाला पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट की तरह है और ये वाला पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट की तरह है ना। तो ये यार 100% वेरिएबल कॉस्ट नहीं है ये खर्चा, ना ही 100% फिक्स्ड कॉस्ट है। तो राजे, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी का मतलब जैसे फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, जो कंप्लीट फाइनल नहीं है ना, तो सेमीफाइनल यही हो गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दो, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोल दो। सेमी है ये, आधी वेरिएबल आधी फिक्स्ड, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको समझना होगा, जैसे कि ये आ गया। तो सम कॉस्ट विच आर नीदर परफेक्टली वेरिएबल, ये पूरे तरीके से वेरिएबल भी नहीं है, नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड, ये पूरे तरीके से फिक्स्ड भी नहीं है। अबे इधर परफेक्टली लिखता है, इधर एब्सोल्युटली लिखता है, दोनों वर्ड सेम है, बच्चे को कंफ्यूज क्यों करता है? मैं अगर मॉड्यूल बनाता तो मैं लिखता नीदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर परफेक्टली फिक्स्ड, ऐसे लिखता, ठीक है। इन रिलेशन टू चेंज इन द साइज ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट के बढ़ने घटने से ना 100% ये वेरिएबल होंगी, ना 100% ये फिक्स्ड होंगी। तो ऐसी कॉस्ट को बोल दिया गया है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका कर्व होता है, इसका कर्व होता है राजे, इसका कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। मान लो बिजली का बिल है, इसको एक्सप्लेन करूं मैं। मान लो बिजली का, फोन कॉल की बात करो, वो ज्यादा कनेक्ट होती है। मान लो यहां लिखा है 200, मतलब तुम 0 कॉल करोगे तो भी 200 रुपए का तुम्हारा बिल आएगा। फिर तुम जितनी ज्यादा कॉल करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा। मान लो इतनी कॉल कर रहे हो, 10 कॉल कर रहे हो, तो इतना बिल आएगा 300 रुपया। अगर तुम 11 कॉल कर रहे हो तो तुम्हारा 310 बिल आएगा। तो एक टाइम तक के लिए तो ये फिक्स्ड है, उसके बाद फिर वेरिएबल हो गई। तो इसलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसा बना रखा है। इसके अंदर अंदर की बात ये है, ये जो हरे रंग की डंडी है जिसको मैंने सफेद रंग का कर दिया, ये तो वेरिएबल पार्ट है, और इसके नीचे ये तुम्हारा इतना फिक्स्ड पोर्शन होता है। इतना तोड़ मोड़ के नहीं बता रखा, इतना तोड़ मोड़ के नहीं बता रखा मॉड्यूल के अंदर, लेकिन क्लैरिटी मैंने दे दी। ओके, ठीक है जी, यहां तक का मामला सॉर्टेड है। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। सख्त होके पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा है। अब देखो दोस्त, एक होती है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। स्टेयर स्टेप मतलब जैसे सीढ़ियां नहीं होती, सीढ़ियां, सीढ़ी होती है ऐसे, ऐसी कॉस्ट को स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यानी ऐसी कॉस्ट है जो कुछ टाइम के लिए फिक्स रहती है। आप इतना आउटपुट करो, इतना आउटपुट करो, इतना आउटपुट करो, ये फिक्स रहेंगी। फिर एकदम से छलांग मारेगी, फिर फिक्स्ड, फिर छलांग, फिर फिक्स्ड, फिर छलांग, फिर फिक्स्ड। ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बताता हूं, पहले पढ़ लेते हैं क्या ये। सम कॉस्ट विच में इंक्रीज इन अ स्टेयर स्टेप फैशन, जो एक स्टेयर स्टेप के फैशन से इंक्रीज होगी, ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो दे रिमेन फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट। कहता है एक पर्टिकुलर रेंज तक ये फिक्स रहेंगी, फिर बट सडनली जंप टू न्यू हायर लेवल, एकदम से ही जंप मारेगी खटाक से नए हायर लेवल व्हेन आउटपुट गोज बियॉन्ड अ गिवन लिमिट, जब आउटपुट एक लिमिट से बाहर चला जाता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो जी, एक कंपनी ने एक सुपरवाइजर रखा है, एक सुपरवाइजर की सैलरी 100 रुपए है, और ये 500 समोसे बनवा सकता है, ठीक है जी। इसका स्टेयर स्टेप फैशन देखते हैं। ये सुपरवाइजर है एक,
कितने समोसे बनवा सकता है? 500। यहां तक मान लो 500 लिखा है नीचे। कंपनी चाहती है कि बिग बॉस अब 1000 समोसे बनाएं, तो 1000 समोसे बनाएंगे तो इनको एक और सुपरवाइजर चाहिए होगा, तो खटाक से एक और सुपरवाइजर चाहिए होगा। ये कितने? 500 समोसे और बना सकता है, तो यहां पर ही मान लो 1000 लिखा है। कंपनी 1000 समोसे बनाना चाहती है तो एक सुपरवाइजर और लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। कंपनी फिर 1500 समोसे बनाना चाहती है, तो इसी को एक बार जंप लगेगी खटाक से, जैसे ये दूसरा सुपरवाइजर था, यहां पर तीसरा सुपरवाइजर, तो एक बार फिर, यानी लंबे टाइम तक फिर उसकी तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी ना वो सैलरी, ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। ओके रिपोर्ट है। तो दिस इज द स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। फालतू की है, तो इरिटेट करने के लिए दी हुई है, पता नहीं क्यों। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो जी। अब मैं तुम्हें एक बार तसल्ली बकश, क्या बोलते हैं उसको, ढंग से प्यार से एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स भी होंगे, ठीक है। फिर ब्रेक दूंगा 2-4 मिनट का, एक बार बता भी देता हूं भाई, डाउट्स देख लो पहले जरा, ठीक है। लास्ट डेट नेहा प्रसाद अभी नहीं आई है रजिस्ट्रेशन वाली, कहां पे कैसे हो गया इंटरफेस? इंटरफेस का है, चलो मैं इसको रिपीट ही करता हूं। देखो दोस्त, एक एक करके बात करते हैं, प्यार से समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी। नंबर 1 पे अकाउंटिंग कॉस्ट। जो खर्चा मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ये अकाउंटिंग कॉस्ट होता है। इस अकाउंटिंग कॉस्ट को, इसको ही कितने नामों से पुकार सकता हूं मैं, कोई बुरा भी नहीं मानेगा, इसको मैं आउटले कॉस्ट भी बोल सकता हूं, ये दोनों सेम बात हो गई। इसको मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट। ये वाली कॉस्ट में इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकता हूं, इसमें इंप्लिसिट कॉस्ट ऐड कर दूंगा तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है जी। आउटले कॉस्ट वही है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा, सेम बात हो गई, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। अब तुम किसी चीज को मिस करने की अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो कि हाँ भाई उससे नहीं हो पाई, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, राइट। ट्रेसेबल कॉस्ट वो हो सकती है जिसको तुम ट्रैक कर सकते हो कि कितना मेरा पैसा इस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है। लेकिन कुछ नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड को जो तुम सैलरी दे रहे हो, तो तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए में कितना है और प्रोडक्ट बी में कितना है। संक कॉस्ट, जो पैसा डूब गया, क्या नाम था उसका, मलाई का संक कॉस्ट है। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, नई वाली से मतलब नया डिसीजन लेने से जो खर्चा आया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये नहीं किया शायद हमने, है ना, ये भी जरा ढंग से समझो, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। तो जी राज्य, देखो जी, हाँ, अब इसको तुम अज्यूम मत करना कुछ भी, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल से करा रहा हूं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका पुराना खर्चा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज ओल्ड एक्सपेंस, ओल्ड एक्सपेंस। मान लो जो तुम्हारा पुराना खर्चा, तुमने कोई मशीनरी खरीदी थी 10 लाख की, खरीदी थी, मतलब आज तुम बात कर रहे हो पुराने जमाने की। जब तुम कभी कभी पास्ट की बात करते हो, तो पास्ट में अगर तुमने कुछ पैसा खर्च कर दिया था किसी मशीन के लिए, तो 10 लाख रुपया हो गया, 10 लाख रुपया आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। लेकिन दोस्त आज तुम बात कर रहे हो, देखो पॉइंट ऑफ व्यू समझना, कभी कभी तुम पुराने टाइम की बात करते हो, लेकिन आज के टाइम में इस मशीन की करंट वैल्यू 2 लाख बची है। कितनी बची है? 2 लाख। ठीक है, अब ये किसी काम की भी नहीं है, नया जमाना आ गया, नई मशीन चाहिए, तो राजे तुम्हें चाहिए नई मशीन, तो तुम पुरानी वाली मशीन को रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस करने के लिए कितने रुपए और चाहिए तुम्हें? वो नई मशीन 10 लाख की है, रिप्लेस करना 8 लाख रुपए खराब हो गए ना तुम्हारे, डेप्रिसिएशन था ना ये, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी
कभी पुराने जमाने पैसे खर्च कर दिए थे वो टोटल हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई है। आज तुम पुरानी वाली को नई वाली से रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेसमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ठीक है, इतना ही समझना, अब ज्यादा भावनाओं में कोई जाएगा नहीं। ठीक है जी, आ गया हो। फिर प्राइवेट कॉस्ट एक फर्म का वही टोटल खर्चा जो अकाउंटिंग कॉस्ट होता है वही है, लेकिन इसके अंदर तुम वो खर्चा भी जोड़ दो जो नुकसान समाज को पहुंचाया है, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डैमेज किया है, तो टोटल सोशल कॉस्ट आ जाएगी। सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट का टोटल है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट की वजह से नहीं बदलती। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट की वजह से बदल जाती है, मतलब जितना ज्यादा आउटपुट उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बहुत सारे पैतरे हैं। यहां पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आधा फिक्स्ड है आधा वेरिएबल है ना। एक स्टेयर स्टेप फैशन की कॉस्ट भी है, जैसे मैंने सुपरवाइजर का एग्जांपल दिया। ठीक है, हाँ मुनव्वर भाई, सॉर्टेड है इतना मामला, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। चलो भैया एक छोटी सी बात करेंगे तुमसे हम। एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है यार, जितने भी तुम फंक्शन पढ़ते हो, जितने भी फंक्शन पढ़ते हो सबके बारे में बता रहा हूं। कॉस्ट फंक्शन, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली बोलता है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसके फैक्टर्स के बीच में रिलेशन है। फैक्टर्स क्या होते हैं भैया, यहां पर बिल्डिंग का रेंट भी हो गया, रॉ मटेरियल भी हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर आ गए। तो मैं यूं बोल सकता हूं कॉस्ट फंक्शन इन और इन दोनों के बीच में रिश्ता है। ये तो कॉस्ट ही है, ये उसके डिटर्मिनेंट्स है। जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है इन पे, तो कॉस्ट डिपेंडेंट आइटम है और ये इंडिपेंडेंट आइटम है। जितने भी फंक्शन पढ़े उनकी बात करो ना। डिमांड फंक्शन कैसे लिखते हैं, इधर डिमांड के टिप पर आ जाएगा। सप्लाई फंक्शन कैसे लिखते हैं, इधर सप्लाई के फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ब्रैकेट में फैक्टर इनपुट्स आ जाएंगे। सबके फंक्शन ऐसे लिखते हैं और सबके बारे में लाइन होती है कि हाँ भाई ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीजों के बीच का रिश्ता है। तो ऐसे यहां पर बोल रहे हैं कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल मतलब थोड़ा टेक्निकल रिलेशन है, कैलकुलेशन होती है, यहां पर पैसों की बात हो रही है, कैलकुलेशन होती है बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी किसी सामान को बनाने में, एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। तो कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दिखाता है, यानी बुक के अंदर ऐसे बोल रखा है कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। यहां पर आउटपुट बता दिया, जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। यस दिस इज राइट। तो कॉस्ट फंक्शन आर ऑफ टू टाइप, एक शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होता है, एक लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन होता है। एक्चुअली जो कॉस्ट फंक्शन है ना ये प्रोडक्शन फंक्शन से ही डिराइव होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन वही हो गया जब तुम कम से कम एक फैक्टर को फिक्स रखोगे, शॉर्ट रन वाला, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन वही हो गया जब सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, बस इतना ही। ठीक है, सॉर्टेड है। अभी ये इतना लप्पू सा टॉपिक है, इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत है भी नहीं। तो अब दोस्तों मैं आपको ब्रेक दूंगा एक क्वेश्चन देने के बहाने, इसका आपको आंसर देना है, और ये 2.5 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, मुन्ना मुन्नी ब्रेक है ये। मुन्ना वाले मुन्ना ब्रेक ले लो, मुन्नी वाले मुन्नी ब्रेक ले लो। मुन्ना मुन्नी ब्रेक हो गया आपका 2.5 मिनट का, ठीक है ना। और इसका इतने मुझे आंसर भी दे दो, क्वेश्चन भी तुम पढ़ोगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके अच्छा, छुट्टी कर दूं क्या? चलो कोई नहीं भाई, छुट्टी कर देता हूं। देख लो जरा ध्यान से, लिखा है टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कहता है शॉर्ट रन के अंदर कोई ना कोई फैक्टर फिक्स होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वेरिएबल फैक्टर होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो कहता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है इन चारों में से बताओ। तो इक्विपमेंट को खरीदने की कॉस्ट फिक्स्ड एसेट होता है, इक्विपमेंट ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये नहीं बदलती जनरली। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट का तुम्हारे प्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं होता, रेंट का तुम्हारे प्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करोगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, राइट। ठीक है जी, तो ए वाला विल बी द राइट आंसर। यहां पर मैं ए वाले को ठीक कर देता हूं दोस्त। ठीक है,
अभी क्लास का लीडर बोर्ड दिखाया तो आपको कौन कौन बच्चा टॉपर रहा। हिमांशु, गुलशन, अरमानदीप, तान्या, विपुल, ज्ञानेंद्र, प्रभजोत, श्रीवास्तव, देवगुप्ता, वंशिका सैनी। ठीक है दोस्त, पढ़ा के बहुत मजा आया। देखो तुम्हें पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। जो हमारी बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये चर्चे हैं पूरे इंडिया में, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं और अब भी बता रहा हूं। तो दोस्तों ये प्यार किसी भी हालत पे कम नहीं होना चाहिए। देखो पढ़ोगे तो नींद आएगी, पढ़ाई इज ऑलवेज बोरिंग, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको डायग्राम और कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड मटेरियल कराऊंगा। कैलकुलेशन, ओके रिपोर्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड बात करेंगे और ऐसे ऐसे फॉर्मूला कराऊंगा। एक फॉर्मूला होता है भाई, ये क्या होता है, ये अभी डरा नहीं रहा, अगली क्लास में बताऊंगा, आसान होता है। ठीक है ब्रो, ओके, तो लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। लव यू ऑल।